सो वेलकम टू द वीडियो। तो आज का ये जो लेक्चर होने वाला है ये 1857 रिवोल्ट को लेकर के होने वाला है। और ये जो रिवोल्ट होगा, ये जो पर्सपेक्टिव आज के लेक्चर में आपको मिलेगी, वो नेशनल लेवल पर नहीं होगा बल्कि वो बिहार के लेवल पर होगा। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको हर साल इससे 3 से 4 क्वेश्चन पीसीएस एग्जाम के, खास करके बीपीएससी के प्रीलिम्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन इसके अराउंड रिवॉल्व करेंगे ही करेंगे। तो सबसे पहले डायरेक्टली इस टॉपिक में जाने के बजाय सबसे पहले इसके कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी तो हम क्या करेंगे, उस कॉन्टेक्स्ट में फैक्ट को डालने की, फैक्ट को संजोने की कोशिश करेंगे। अगर आप डायरेक्टली फैक्चुअल नॉलेज पर चले जाओगे तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत रटने में ज्यादा मेहनत लगे, और कई बार ऐसा होता है कि कंफ्यूजन बढ़ जाती है दिमाग में। तो सबसे पहले इस लड़ाई को बिहार के पर्सपेक्टिव से समझने से पहले मेरा एक सवाल है। सवाल मेरा ये है सभी से, सवाल मेरा ये है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या कोई प्राइवेट कंपनी, ठीक है, क्या कोई प्राइवेट कंपनी, अब प्राइवेट कंपनी क्या होती है, कैसी भी प्राइवेट कंपनी, मतलब देखो चॉकलेट की कंपनी, ठीक है, किसी चिप्स की कंपनी, या अपने टाटा जी की कंपनी, ठीक है ना, इनकी कंपनी। अगर मैं आपसे पूछूं ये सारी क्या है, ये सारी प्राइवेट कंपनियां हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो प्राइवेट कंपनी है अगर ये इंडिया के बाहर कहीं पर गई, ठीक है, इंडिया के बाहर किसी भी देश में गई, तो क्या ये उस देश को कैप्चर करने की सोच सकती है? क्या कोई एक देश किसी एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा गुलाम बनाया जा सकता है या नहीं? सिंपल सा मेरा सवाल है कि क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो हां, ऐसा पॉसिबल है और ऐसा हुआ भी था। ठीक है, एक कंपनी आई थी यहां पर इंडिया में, ब्रिटिश, उसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इन्होंने बहुत चालाकी से, बहुत चतुराई से, ऐसा नहीं हुआ था कि इन्होंने डायरेक्टली आकर के लड़ाई लड़नी चालू कर दी इंडियन स्टेट से, या जैसे आज आप देखते होंगे इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होती है, इंडिया या चाइना की लड़ाई हुई है, या रशिया यूक्रेन का चल रहा है, उस तरीके से इन्होंने लड़ाई नहीं की थी। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, इंडिया के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में लूप होल ढूंढने की कोशिश की, और जब इनको लूप होल मिल गया तो उसमें इन्होंने अपने आप को फिट करने की कोशिश की। अब वो लूप होल क्या था, तो राइवलरीज कहते हैं ना उसको, राइवलरीज। राइवलरीज मतलब एक राजा की दुश्मनी दूसरे राजा से। इस राइवलरी के वजह से क्या हुआ था, इस राइवलरी के वजह से क्या हुआ था, यहां पर एक राजा को किसी न किसी यूरोपियन पावर की जरूरत पड़ने लगी थी एज अ मिलिट्री एड ऑन। एज अ मिलिट्री एड ऑन किसी एक राजा को दूसरे राजा की जरूरत पड़ने लगी थी। इसी तरीके से ऐसा क्या हुआ था कि एक लड़ाई लड़ी गई बंगाल के आसपास, उसको कहा गया बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, 1757 में। तो ये जो बैटल ऑफ प्लासी हुई, इसमें क्या हुआ कि एक कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने क्या किया, अपने राजा नवाब सिराजुद्दौला से, अपने राजा नवाब सिराजुद्दौला से उन्होंने क्या किया, गद्दारी कर दी। मीर कासिम नाम था, अंग्रेजों के हाथों वो बिक गया। बिकने के बाद क्या हुआ, अंग्रेजों को उसने क्या किया, अपने तरफ कर लिया। अब ऐसा उसको लग रहा था कि उसने अंग्रेजों को अपने तरफ किया है और वो बंगाल का राजा बन जाएगा, बट मामला पूरा दूसरा था। एक्चुअली उसने अंग्रेजों को अपने तरफ नहीं किया था, अंग्रेजों ने उसे अपने तरफ कर लिया था, है ना। और इसकी सत्ता सिराजुद्दौला के बाद ज्यादा चली भी नहीं थी। तो खैर अभी हम लोग उधर नहीं जा रहे हैं, हिस्ट्री के उस एंगल को नहीं देख रहे हैं। अभी हम लोग 1857 के रिवोल्ट को देख रहे हैं, एंड विच इज रेस्ट्रिक्टेड टू द हिस्ट्री ऑफ बिहार, और व्हाट वी कैन से टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार। तो अब देखो, जो मेरा सवाल था, मेरा जो सिंपल क्या कहते हैं, जो मेरा सिंपल सवाल था वो ऐसा था कि क्या कोई प्राइवेट एंटिटी या प्राइवेट कंपनी, क्या अगर वो चाहे तो किसी को गुलाम बना सकती है? तो यहां पर हुआ क्या था, आज के डेट में ये चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है, आज के डेट में ये चीज पॉसिबल नहीं है। अगर आप थोड़े से डेप्थ में जाओगे तो आपको यह पता चलेगा, 1600 में एक चार्टर इश्यू हुआ था, चार्टर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी।
ठीक है, 31 दिसंबर 1600। अब जब 31 दिसंबर 1600 को वो कंपनी बनी थी, उस चार्टर में, उस डिक्री में ये लिखा हुआ था कि ये कंपनी शेयर होल्डर की कंपनी है, मतलब जिनका इसमें इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट बहुत लोगों का था, वो अलग कहानी है, वो जब हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट, तब वो देखेंगे। इसमें हम इसमें क्या हुआ था कि इस कंपनी में जो शेयर था, ठीक है, वो रानी का शेयर था। रानी का मतलब वहां की रानी का। तो एक डिक्री दी गई थी कि भाई अगर तुम कुछ भी ऐसी चीजें करते हो तो, और जो भी तुम्हारा गेन होता है वो कंपनी के नाम पर भी होगा, साथ में वो क्वीन के नाम पर भी होगा, है ना। तो ये जो कंपनी है ये वेज कर सकती थी लड़ाई इन द नेम ऑफ द क्वीन। पहले ये फॉर्मलाइज नहीं था, चार्टर एक्ट के बाद ये फॉर्मलाइज होना शुरू हो गया था। ठीक है, ये भी एक है, इसको एक मतलब एक एस्पेक्ट है कंपनी का, तो इसको बाद में देखेंगे। तो अब होता क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस गैप में तो अपने आप को फिट कर लेती है। ठीक है, वो सोचती है कि चलो ठीक है, किसी ना किसी तरीके से, होता क्या है कि दो राजा आपस में लड़ रहे हैं, तो एक जीतेगा दूसरा हारेगा। जो राजा हारा है या जो राजा जीता है, वो लड़ाई के बाद, देखो ध्यान से देखना, आप लड़ाई हारो या जीतो, अगर आप लड़ाई कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आप थकोगे, आप वीक होगे। उस थकान का इस्तेमाल करके वो उस राजा को पलट देती थी, क्योंकि लूप होल्स तो ऑलरेडी फिलअप यहां पर किया हुआ था। दूसरी चीज क्या थी, इंडिया का जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था वो बहुत ही ज्यादा ब्रिटल था। ठीक है, जैसा आज चाइना का है। इस ब्रिटलनेस के वजह से क्या हुआ, अब ब्रिटल होने का क्या मतलब है कि हायरार्की बनी ही हुई नहीं है। राजा अगर चाहेगा उसको जागीरदारी दे देगा, उसको जमींदारी दे देगा, है ना। दैट इज कॉल्ड ब्रिटलनेस इन स्ट्रक्चर। आज मोदी जी चाहेंगे तो नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। एनक्लेव देने लेने की बात हुई थी, सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया था, है ना, बांग्लादेश वॉर के टाइम पे। तो अब देखो सिमिलरली यहां पर क्या होता है, वो चीजें जो पहले हुआ करती थी आज के डेट में नहीं होती है। आज इंडिया का स्ट्रक्चर ब्रिटल नहीं है। अगर इंडिया का स्ट्रक्चर ब्रिटल नहीं है तो इंडिया का स्ट्रक्चर क्या है, तब इंडिया का स्ट्रक्चर क्या है भाई। अगर इंडिया का स्ट्रक्चर आज ब्रिटल नहीं है तो इंडिया का स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल और बहुत ही स्ट्रांग है। तो देखो अब देखते हैं, अब हम लोग चलते हैं, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी एक ये हो गई कि ये जो इंडिया की जो लड़ाई है, जो 1857 की लड़ाई है, वो हम लोग किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो वो हम लोग एक प्राइवेट कंपनी के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। और वो जो प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, वो बेसिक क्या कर रही है, पॉलिटिकल पावर के थ्रू, ऐसा नहीं है कि वो पॉलिटिकल पावर को नहीं अपनाना चाहती है, वो पॉलिटिकल पावर को अपनाना चाहती है। उसका मेन एम नहीं है पॉलिटिकल पावर को गेन करना, उसका मेन एम नहीं है कि राजा को लड़वा करके राजा बन जाना, उसका मेन एम है इकोनॉमिक गेन को वो करना, इकोनॉमिकली बेनिफिट हो सके ये करना, ये उनका गेम है। ठीक है, अब जैसे अब होता क्या है, लोगों को ये लगेगा तो अब इकोनॉमिक गेन है तो अपना बिजनेस करते और बिजनेस करके चले जाते। तो ऐसा नहीं था, ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उन्होंने पॉलिटिकल वे को पॉलिटिकल वे को चुना था इकोनॉमिक गेन करने के लिए। लेट सपोज आज अंबानी जी हैं और अंबानी जी कह दे कि जितने ऐसा रूल वो संसद से पास कर दें कि किसी ने भी अगर एयरटेल वोडाफोन का सिम लिया होगा वो गैर कानूनी काम है, देशद्रोह का मुकदमा लग जाएगा, तो कोई लेगा क्या एयरटेल की सिम। ठीक है, अब मान लो बहुत इंटरनेशनल प्रेशर उनके ऊपर हुआ, उन्होंने क्या किया, कानून अब वो बना सकते, तो उन्होंने क्या किया, एयरटेल और वोडाफोन के सिम के प्राइसेस 4 गुना बढ़ा दिए। क्यों, टैक्स लगा दिया, टैरिफ लगा दिया, बहुत सारी चीजें कर दी। आप 4 गुना दाम पे खरीदोगे क्या, आप नहीं खरीदोगे, आप नहीं खरीदोगे। क्यों, क्योंकि जियो सस्ता मिल रहा है। एग्जैक्टली यही हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे। हुआ क्या, एक तो दो चीजें चलती थी इंडिया में मेजरली, दो कहो तीन चीजें चल रही थी मेजरली। तो तीन चीजें क्या क्या चल रही थी, पहली चीज चल रही थी आपकी, पहला जो सीन बन रहा था वो बन रहा था आपका एग्रीकल्चर का। तीन चीजें चलने का मतलब जो मोड ऑफ लिविंग था, ठीक है, वो क्या था, एक एग्रीकल्चर था, दूसरा क्या था, हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट, और तीसरा क्या था, तो आर्मी, तीसरा क्या था, आर्मी। ठीक है, अब ये आर्मी बिहार के रेस्पेक्ट में क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, बंगाल मिलिट्री पुलिस वीर कुंवर सिंह के साथ फंसी हुई थी वहां पे। तो अब देखो होता क्या है यहां पे, एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर खेती, खेती में ऐसे कई कानून लेकर के आया गया हुआ था, मतलब ऐसे कई कानून आ चुके थे खेती में, जिसके वजह से क्या हो रहा था कि टैक्स, लगान देखिए, लगान, तो लगान भरना पड़ जा रहा था।
अब ये लगान इतना ज्यादा हो जा रहा था कि उनका प्रोड्यूस और प्रोडक्शन ही उतना नहीं हो रहा था, तो किसान की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। प्लस अभी मैंने आपको जियो का एग्जांपल दिया, अंबानी जी का एग्जांपल दिया, वो सेम कंडीशन इस हैंडीक्राफ्ट में हो रहा था। एक विमेन ने, एक महिला ने एक हैंकरचीफ का इस्तेमाल किया था जो कि इंडियन प्रोडक्ट, इंडियनाइज था, इंडिया में बनाया हुआ था, क्योंकि इंडिया की जो क्वालिटी थी वो काफी हाई थी, ठीक है, टेक्सटाइल में। वो उसने यूज किया, इंग्लैंड में पता चल गया, उसको सजा दे दी गई, और शायद बहुत ज्यादा पाउंड में सजा थी, जितनी की हैंकी नहीं, उससे ज्यादा उसने फाइन भर दिया था, भरना पड़ा था उसको वहां पे। तो अब होता क्या है, सेम चीज यहां पर कर दिया। अब हैंडीक्राफ्ट का मतलब क्या होता है? हैंडीक्राफ्ट का मतलब होता है कि अब हाथ से कुछ बना रहे हो, हाथ से जैसे क्या बना रहे हो, तो आप बैठने की कोई चीज बना रहे हो, आप डेकोरेशन का कोई आइटम बना रहे हो, ठीक है, ये है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। आप मटका बना रहे हो, ठीक है, आप कपड़े, कुछ ऐसा कपड़ा जो होता है, आप उसको, उसका प्रोडक्शन कर रहे हो, आप ये सारी चीजें हैंडीक्राफ्ट में आती है। आप हाथ से बना रहे हो, क्योंकि तब हमारे पास मशीनें नहीं थी। मशीन कहां थी? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहां हुआ था? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में हुआ था। और वो जो पूरा जो कंडीशन बना ना इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का, उसको हम लोग कहते हैं रेनेसॉ, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं रेनेसॉ। उस रेनेसॉ से एक कॉन्सेप्ट निकला, मर्केंटलिज्म। उस रेनेसॉ से एक कॉन्सेप्ट निकला जिसका नाम है मर्केंटलिज्म। अब ये मर्केंटलिज्म क्या होता है? मर्केंटलिज्म का ये मतलब होता है कि भाई इस दुनिया में जो धन है वो लिमिटेड है, तो जितनी जल्दी हो सके लूटो, ठीक है। डोंट कंफ्यूज मर्केंटलिज्म विथ मर्केंटाइल कैपिटलिज्म और मर्केंटलिस्ट। ये मर्केंटाइल कैपिटलिज्म इज समथिंग डिफरेंट, वो अलग चीज है। मर्चेंट एकदम अलग चीज है, मर्केंटलिज्म अलग चीज है ना। इन सब में मैं ब्रीफ कर दे रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, फैक्ट्स आसानी से घुस सकें, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हुआ था? रेनेसॉ हुआ था। रेनेसॉ से एक कॉन्सेप्ट आया मर्केंटलिज्म। रेनेसॉ का क्या मतलब होता है? पुनर्जागरण। अब वहां पर पुनर्जागरण हुआ। कैसे पुनर्जागरण हुआ? तो उस वहां की सोसाइटी भी बहुत खराब थी, बहुत ज्यादा, मतलब एग्रीकल्चर में वहां पर भी इश्यूज आ रहे थे। तो अब वहां पर मशीनें आ गई। अब जब मशीन आई तो मशीन में देखो क्या होता है, एक तो आपको, अगर आप मशीन से कुछ उत्पादन, आप कुछ उत्पाद कर रहे हो, कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, तो यू हैव टू गेट रॉ मटेरियल, आपको रॉ मटेरियल मिलना होगा। अब वो रॉ मटेरियल उनके पास है नहीं, पहली बात। दूसरा क्या होगा, अगर आपने कुछ बनाया है उसको बेचने के लिए आपको मार्केट चाहिए, मार्केट भी वहां पर नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? कॉलोनी बनानी शुरू कर दी, ठीक है। अब उन्होंने कॉलोनी बनानी शुरू कर दी। अब देखो बेसिकली रेनेसॉ का जो सिंपल सा अर्थ निकल करके आ रहा है यहां से, वो ये निकल करके आ रहा है कि जो ब्रिटेन है वो इकोनॉमिक एडवांसमेंट की तरफ जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि इकोनॉमिक एडवांसमेंट कैसे है, इसके अंदर तो बहुत सारे एडवांसमेंट हुए थे, बिल्कुल हुए थे, लेकिन लास्ट में वो इकोनॉमिक एडवांसमेंट की तरफ ही लेकर के गया था। इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफली लेके जा रहा हूं, बहुत तेज लेकर के जा रहा हूं, क्यों? क्योंकि बस कॉन्टेक्स्ट समझ लो, इसको किसी और लेक्चर में डिटेल में इसकी बात करेंगे। और ये मेंस का टॉपिक है, ये प्रीलिम्स का टॉपिक नहीं है। कौन सा टॉपिक? ये जो अभी मैं बात कर रहा हूं, ये 1857 वाला है भाई। ये 3-4 क्वेश्चन प्रीलिम्स के आते हैं इसके। तो अब देखो, अब सिंपल सी ये बात हो रही है, अब भाई मार्केट कहां पे बनेगा? तो मार्केट कहां बनेगा? मार्केट भारत में बनेगा। क्यों? भारत एक कॉलोनी है। दो चीजें चाहिए ना, एक तो सामान चाहिए और दूसरा क्या चाहिए? मार्केट चाहिए। मार्केट कहां बनेगा? मार्केट भारत में बनेगा। तो भारत में बनेगा, तो भारत में तो ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे उत्पाद हो रहे हैं, उसकी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कर रही है भारत की। अब इसको तोड़ो। अब इसको कैसे तोड़ोगे? तो होता क्या है, कई राजाओं ने क्या किया था, अंग्रेजों को कई सारी जगह दे दिया था कि भाई जाकर के राज करो। जैसे आपने सुना होगा सुतनौती, गोविंदपुरा, कालीकता, ठीक है, ये सब आपने सुना होगा, बंगाल के एरियाज हैं। यहां पर ये क्या करते थे, इन सब चीजों पर टैक्स बढ़ा देते थे। जो अब जब इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया, ये हैंडीक्राफ्ट को कोई खरीद, इनसे जो प्रोड्यूस हो रहा है इंडियनाइज्ड हैंडीक्राफ्ट से, इसको कोई खरीद ही नहीं रहा है। तो खरीद लोग किसको रहे हैं? जो ब्रिटिश के मशीनों से बन रहा है। आप खुद बताओ, मशीन से जब चीजें बनेगी, एक तो बल्क में बनेगी, ठीक है, मशीन में क्या है, डालो निकालो बनाओ, हाथ से बनाना मुश्किल है ना। मशीन से आप स्वेटर बनाओ और ऊन लेकर के उसको बिनो, जो एक हाथ से भी स्वेटर बनता है ना, घर में लोग बनाते हैं, आप उसको बनाओ और एक स्वेटर वैसा बनाओ जो मशीन से बनाओ। देखो दोनों में ये होगा, एक तो क्वालिटी डिफरेंस होगी, डिफरेंट तो होगी, ऑब्वियसली डिफरेंट होगी। क्या होगा, जो मशीन वाला है वो जल्दी धकाधक बनेगा, ये वाला हाथ वाला नहीं बनेगा धकाधक। तो जब जो चीजें मास स्केल पे बन रही है, धकाधक बन रही है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होती है, उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना भाई, वो भी कम होता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, एक तो इसमें, एक तो ये ऑलरेडी जेन्युइनली महंगी है थोड़ी बहुत, ऊपर से तुमने इसमें टैक्स और लगा दिया है, ड्यूटीज और लगा दी है, ये पूरा मार्केट खत्म हो गया। मार्केट कौन सा फ्लरिश कर रहा है? ये वाला। उसके बाद आर्मी, ठीक है, आर्मी। अब ये जो आर्मी वाली जो बात है, आर्मी वाली जो बात है, इसमें क्या होता है कि इसमें ना डिस्क्रिमिनेशन होता है।
डिस्क्रिमिनेशन होता है। किसके किसके बेसिस पर? ठीक है, कास्ट के बेसिस पर होता था और वो कुछ लेवल के बाद वो खत्म भी हो गया था। वो उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी कास्ट वाली, प्रॉब्लम थी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की। और 1857 के बाद तो मार्शियल और नॉन मार्शियल रेसेस में भी डिवाइड कर दिया गया था। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन समझते हो क्या होता है? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है कि रंग के भेद पर, रंग के आधार पर भेदभाव। दैट इज व्हाट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज। ठीक है, तो अब ये दो चीजें, अब तीन चीजें हो गई। अब देखो यहां पर, देखो हमने क्या क्या देखा अभी तक, समराइज कर लें तो हमने एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट और आर्मी, ये जो तीन चीज हैं, ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब ये दीज आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स और सब पार्ट जो कि अंग्रेजों के टाइम पे 1857 में इंडियन इकोनॉमी को और इंडियन सिस्टम को चला रहा था। ये मेजर है। उसके बाद क्या होता है, इसमें 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 सब में प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, सब में प्रॉब्लम्स थी। और दूसरा क्या होता था, पॉलिटिकल सिस्टम के थ्रू, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम के थ्रू अंग्रेज इकोनॉमिक बेनिफिट लेना चाहते थे। तो होता क्या था कि अब देखो यहां पर अगर अगर मान लो कि एक घर है, एक घर में 4 लोग कमाने वाले हैं। ठीक है, एक घर है, एक घर में 4 लोग कमाने वाले हैं। अब हो सकता है ना भाई कि उसमें से 2 लोग खेती कर रहा हो, क्योंकि भारत खेती कृषि प्रधान देश है। हो सकता है एक आदमी आर्मी में हो सकता है एक आदमी हैंडीक्राफ्ट में हो। ठीक है, अब होता क्या है कि जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म हुई तो ये एक जो आदमी यहां पर काम करता था वो कहां चला गया? वो एग्रीकल्चर पर चला गया। अब जब ये आदमी, ये जो 4 आदमी जो कमाने वाले हैं एक घर में, वो या तो एक दूसरे के भाई होंगे, बाप बेटे होंगे, चाचा भतीजा होंगे, यही यही होगा ना, यही हो सकता है, रिश्तेदार ही होंगे वो एक घर में, अगर 4 कमाने वाले हैं तो। अब देखो अगर इस हैंडीक्राफ्ट वाले रिश्तेदार को अंग्रेजों की वजह से दिक्कत आई है, वो एग्रीकल्चर में चला गया है, तो क्या इन दोनों भाइयों को बुरा नहीं लगेगा कि मेरे भाई के साथ बुरा कर दिया, है ना? मान लो आप में से कोई एक है जो केएफसी में काम करता है और कोई एक जो है डोमिनोज में काम करता है, डोमिनोज को सरकार बंद कर दे, तो आपको बुरा लगेगा ना कि मेरे भाई की नौकरी चली गई। अब यहां पर देखो हुआ क्या, इतना तक तो ठीक था, जब एग्रीकल्चर जो हुआ, जो खेती हुई, ठीक है, खेती जब हुई तो खेती में बेसिकली क्या हो गया कि इसमें भी टैक्स लाने लगे, जमींदारी लॉस। ठीक है ना, आपने ये पढ़ा होगा टैक्स सिस्टम। टैक्स क्या, अब अभी अगर नहीं पढ़ा है इसको बाद में पढ़ेंगे, और अगर नहीं पढ़ा है तो ये जान लो कि हैवी टैक्स लगता था और जमींदार को एजेंट बना दिया जाता था कि भाई तुम टैक्स कलेक्ट करो। तो अब होता क्या था कि एक तो पहले से ये दूसरा इस पहली की वजह से नाराज है, अब आप इसको भी नाराज कर दो। ये टोटल 3 लोग नाराज हो गए, ये टोटल 3 लोग नाराज हो गए। अब देखो ये इस तीनों का भाई कहां है? आर्मी में। इस तीनों का भाई देखो कहां पर है? आर्मी में। ये आर्मी जो है ये किसके साथ, ये किसके लिए काम कर रही है? ये अंग्रेजों के लिए काम कर रही है, ये ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रही है। ठीक है, अब ये ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रही है, लेकिन तुमने क्या किया? इसके भाई को नाराज कर दिया। क्या ये अब तुमसे खुश रह पाएंगे कभी? और ऊपर से इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन और कर रहे हो तुम। बात को समझ रहे हो? दिक्कत ये पूरी यहां पर आने लगी, दिक्कत पूरी ये यहां पर आने लगी। अब होता क्या है कि उनका जो एक एस्पिरेशन था अंग्रेजों का, वो इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा था कि वो क्या करने लगे, कब्जा करने लगे। कहां कब्जा करने लगे? तो किंगडम्स पे कब्जा करने लगे, राजे रजवाड़ों को हटाने लगे, उनको पपेट बनाने लगे, उनसे उनको बस पेंशन पर रखने लगे, उनके टैक्स का जो उनका जो सोर्सेस था उनको हड़पने लगे। ये सब सारी चीजें होने लगी। अब इससे हुआ क्या कि बिहार के अलावा ऐसे देश के कई राज्य थे जहां पर एक डिससेटिस्फैक्शन फैल गया, एक डिससेटिस्फैक्शन फैल गया किसके रिगार्डिंग? अंग्रेजों के रिगार्डिंग। ठीक है, तो अब देखो अब होता क्या है, एक प्राइवेट कंपनी थी, उस प्राइवेट कंपनी ने देखो कितना धमाल यहां पर मचा दिया। अब हम बिहार की बात करते हैं, तो बिहार में देखो, बिहार में सबसे पहले 1857 का रिवोल्ट कहां हुआ? तो बिहार में सबसे पहले 1857 का जो रिवोल्ट है वो रोहिणी विलेज में हुआ, देवघर में, जहां पे बोलबम जलता है ना। ठीक है ना, बोलबम जहां पर चलता है, जाते हैं बोलबम, बोलबम जो करते हैं ना, जो कांवड़िया जाते हैं, वो रोहिणी विलेज देवघर में हुआ। डेट क्या थी? तो 12 जून 1857। और यहां पर 2 इंग्लिश ऑफिशियल्स को मारने की कोशिश की गई। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि डेट क्या है भाई साहब, तो डेट है, क्योंकि प्रीलिम्स में यह पूछता है, फैक्चुअल है, थोड़ा सा फैक्चुअल होता है। अब तो खैर ठीक है, फिर भी पैटर्न चेंज हो रहा है, बट ये थोड़ा सा फैक्चुअल आपको प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। तो इट इज 12 जून 1857। अगर आपको याद होगा तो स्वदेशी मूवमेंट का डेट पूछ लिया था। ठीक है, तो ये भी डेट पूछा जा सकता है। और बिहार में खास करके क्योंकि ये रोहिणी विलेज से शुरू हुआ था, विलेज का नाम याद रखना, ये विलेज कहां है? देवघर में है।
अभी क्या है, एक ग्लिम्प्स दे देता हूं कि इस पूरे सीरीज में, इस पूरे लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। उसके बाद अब जैसे ये रोहिणी वाला, ये एक पॉइंट में मैंने यहां पर बस आपको ग्लिम्प्स दिया है कि ऐसा हुआ था, उसके बाद इसको डिटेल में देखेंगे। तो यहां पर क्या है, अब ये क्या होता है कि ये जो रिवोल्ट था वो सून सबसाइडेड एंड 3 इंडियन सोल्जर जो इस रिवोल्ट में पार्ट लिए थे, जो 3 सोल्जर्स थे, उनको डेथ सेंटेंस दे दिया गया था, ठीक है ना। बट एक तो ये सारी चीजें हुई, इसके अलावा क्या चीज हुई, जुलाई 1857 में बिहार में, देखो ये आज बिहार है, ये आज झारखंड है। पहले तो आपको पता ही है कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ऑलमोस्ट अवध, ये सब, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखो क्या है, देयर वर 3 मेजर डेवलपमेंट्स इन बिहार ड्यूरिंग 1857। जुलाई 1857 के आसपास बिहार में 3 मेजर डेवलपमेंट हुए। कहां कहां हुए, अच्छा देखो, अब कहां कहां हुए ये पढ़ाने से पहले खुद सोचो 2 मिनट वीडियो पॉज करके कि क्या बिहार में ऐसी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जगह हो सकती है जहां पर रिवोल्ट हो जाए। एक तो देवघर हो गया, ना, एक तो देवघर हो गया, ठीक है, वो झारखंड का पार्ट था या झारखंड का पार्ट हो गया है। बिहार में ऐसा क्या क्या है, तो बिहार में सबसे पहला जो एक आपके दिमाग में नाम आना चाहिए, वो आना चाहिए पटना का, ठीक है, वो आना चाहिए पटना का। पटना में भी हुआ था। उसके बाद आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि भाई और जगह तो हमें पता नहीं क्या है। तो होता क्या है, यू हैव टू डेवलप थिंकिंग एबिलिटी। आप देखना, इस बार जो बीपीएससी का पेपर हुआ है उसमें एलिमिनेशन लग रहा है, ठीक है ना, एलिमिनेशन लग रहा है। एलिमिनेशन का क्या मतलब होता है, आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो जब आप थोड़ा सा सोचोगे, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बस सोचो, तो थोड़ा सा सोचो। मैंने आपसे जगह पूछा, जगह में आपने पटना बता दिया। अब सोचो कि इस 1857 के रिवोल्ट से कौन सी पर्सनैलिटी जुड़ी हुई थी, तो बाबू वीर कुंवर सिंह, ये सबने सुना होगा। मैं ये अज्यूम नहीं कर रहा हूं कि आपको इनके बारे में सब कुछ पता है, एटलीस्ट नाम कभी ना कभी तो सुना है, ठीक है, कुंवर सिंह का नाम कभी ना कभी आपने सुना होगा, ठीक है। तो अब बताओ, ये जो कुंवर सिंह है, इनसे एसोसिएटेड कौन कौन से प्लेसेस हैं। तो एक तो है इनसे दानापुर, वहां से इन्होंने शुरू किया था। मेजरली ये कहां पे थे, जगदीशपुर। तो 2 चीजें हो गई, 3 चीजें, 3 जगह बन गई बिना पढ़े। क्या क्या बना, पटना, जगदीशपुर, दानापुर। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहां पे। तो देखो यहां पर क्या है कि पटना में क्या हुआ था, एक पीर अली बुक सेलर थे और उनके एसोसिएट्स थे, उन्होंने भी कुछ अंग्रेजों को मार दिया था। उन अंग्रेजों के नाम क्या है, किस डेट में मारा गया, ये भी सब देखेंगे। दूसरा क्या है, म्यूटिनी एट दानापुर, दानापुर में भी म्यूटिनी हुई थी और यहीं पर ऐसा मान लिया गया था कि 80 साल के कुंवर सिंह को लीडरशिप दे दी जाए 1857 के रिवोल्ट की बिहार में, ठीक है। तो एक ये भी हो गया। उसके बाद क्या होता है, बेसिकली एक तो ये चीज हो गई। इन दोनों चीजों के बाद क्या होता है, 25 जुलाई को 3 रेजिमेंट दानापुर कैंटोनमेंट में खड़े होते हैं। पटना जो अभी आप देखते हो कि दानापुर कैंटोनमेंट वाला एरिया है, वो वाला, उसमें क्या होता है, वहां पर लोगों ने रेबेल कर दिया, ठीक है ना। और बहुत सारे लोग ने क्या किया, सोन रिवर को शाहबाद में पार कर दिया और उन्होंने फिर फाइनली कुंवर सिंह को ज्वाइन कर लिया और आरा में यूरोपियन कम्युनिटी को उन्होंने क्या कर लिया, सीज कर लिया, ठीक है। आरा में उन्होंने क्या किया, आरा में यूरोपियन कम्युनिटी को आरा में सीज कर लिया मतलब कब्जा कर लिया, शुद्ध हिंदी में बोले तो हुआ क्या, 25 तारीख को दानापुर में 3 कैंटोनमेंट ने रेबेल कर दिया पटना में। सोल्जर्स क्या कर रहे थे, सोल्जर्स ने सोन नदी को पार किया और शाहबाद में वो पहुंच गए, जहां पर उन्होंने यूरोपियन सेटलमेंट को कब्जा कर लिया आरा में, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग पढ़ते हैं बिगिनिंग ऑफ द रिवोल्ट। अब ये बिगिनिंग ऑफ द रिवोल्ट कहां से होगा, तो मैंने पहला नाम किसका लिया था, पटना का लिया था। तो यहां पर पटना के बारे में पहले बात हो रही है। तो पटना क्या है, द पटना अपराइजिंग ऑफ पीर अली, ये नाम याद रखना आप, ठीक है, इस नाम को आप याद रखना, पीर अली। और ये कब हुआ था, जुलाई 3, 1857, जुलाई 3, 1857। अलॉन्ग विथ हिज एसोसिएट वाज द फर्स्ट मेजर इंसिडेंट इन बिहार ड्यूरिंग द रिवोल्ट। तो ये क्या थे, बुक सेलर थे, प्रिंट करते थे, सेल करते थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, अपने एसोसिएट्स के साथ शुरू कर दिया था, ठीक है। इन्होंने पटना के हिसाब से सबसे पहले इन्होंने शुरू कर दिया था। उस दिन क्या हुआ था, एक आपको नाम है ओपीएम एजेंसी के डॉक्टर लायल, ठीक है, पटना ओपीएम एजेंसी। आपको पता होगा, आपने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अगर ये सब पढ़ रखा है, नहीं भी पढ़ रखा है तो कोई इशू नहीं है। हुआ क्या कि डेप्यूटी ओपीएम एजेंट जो थे डॉक्टर लायल, उनको इन्होंने मार दिया था,
ठीक है, ये एक्चुअली क्या था, कॉलोनियल रेवेन्यू पर मेजर अटैक था। मतलब वो उनका ऐसा था कि ये जो एक्चुअली हुआ क्या था, ये जो डेप्यूटी ओपीएम एजेंट थे ना पटना के, ये क्या होते थे, ये क्या होते थे कि ये ओपीएम में जो ओपीएम की जो ट्रेड, ओपीएम का जो ट्रेड होता है ना, ये उसको बढ़ावा देते थे। अब होता क्या है कि कई सारे रिलीजियस, किसी रिलीजन का नाम नहीं बट कई सारे रिलीजन इसको गलत मानते हैं, इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, कई। तो एक देखोगे, एक जो एंगल था ओपीएम पर अटैक करने का, ऐसा नहीं था कि गलती से इन पर डॉक्टर लायल पर हो गया, नहीं नहीं नहीं, प्लान्ड किया हुआ था इनको कि ओपीएम वाले को इनको मारना ही है। उसके बाद इनको पहला अटैक माना जाता है कॉलोनियल रेवेन्यू के मेजर सोर्स पर, जो गंगाटिक बिहार था, मतलब गंगा के इधर वाला बिहार, जैसे बनारस गाजीपुर साइड वाला बिहार, ठीक है ना, वो मेन रीजन था ओपीएम के प्रोडक्शन का बिहार में। ओपीएम बोले तो अफीम, ठीक है, अफीम की खेती होती है और अफीम को बेच करके बहुत ज्यादा धन कमाया जाता है। तो अंग्रेजों का सोर्स ऑफ रेवेन्यू वो भी था। इन्होंने क्या किया कि उसका जो डेप्यूटी वो था, डेप्यूटी एजेंट था ओपीएम का, उसी को मार दिया मिसमैनेजमेंट करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर एक ये चीज होगी। उसके बाद इट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट दैट दिस एंटायर रीजन वाज अफेक्टेड बाय द रिवोल्ट। पीर अली को लायल्स मर्डर के लिए कन्विक्ट किया गया, और ये डेट याद रखना, 7 जुलाई 1857 को, 7 जुलाई 1857 को इनको फांसी दे दी गई। ठीक है, और यहां पर कमिश्नर ऑफ पटना डिवीजन उस समय कौन थे, तो यह भी याद रखना, विलियम टेलर। और विलियम टेलर ने एक बुक लिखी है, ठीक है, विलियम टेलर ने एक बुक लिखी है वीर कुंवर सिंह के ऊपर। तो जब हम लोग वीर कुंवर सिंह को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हम लोग बेसिकली विलियम टेलर का रेफरेंस लेकर के, विलियम टेलर के हिसाब से हम लोग देखने की बात करेंगे। और एक वहां पर कवि थे, ठीक है, कहां पे, आरा जगदीशपुर वाले रीजन पे, क्योंकि जमींदार थे, राजा थे ये लोग, तो इनका कोर्ट पोएट भी हुआ करता था। तो उसका भी रेफरेंस हम लोग, दोनों साइड के रेफरेंस को और दोनों साइड के फैक्ट्स को समझने की और सोचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि बेसिकली विलियम जो टेलर था वो पटना का कमिश्नर था, और जो हैंगिंग, जो फांसी की सजा देने की बात हुई, और क्या हुआ, फांसी की सजा देने की बात हुई और इन लोगों को पकड़ा गया, ये सब किसके अंडर हुआ था, तो ये विलियम टेलर के अंडर हुआ था। ठीक है, ये रही पटना की म्यूटिनी, ये रही पटना की म्यूटिनी। अब पटना की म्यूटिनी के बाद आता है दानापुर की म्यूटिनी। ठीक है, दानापुर की म्यूटिनी। तो हुआ क्या कि पटना की म्यूटिनी के बाद जो सोल्जर्स थे, देखो पटना की म्यूटिनी में आपने एक सोर्स देखा होगा ऊपर में कि कैंटोनमेंट, जो दानापुर कैंटोनमेंट वाला जो इलाका है, ठीक है, वहां पर रेबेलियन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो वो कब, वो इसी वाले कॉन्टेक्स्ट को शो कर रहा है। तो आफ्टर द अपराइजिंग ऑफ पटना, जो सोल्जर्स ऑफ द 3 रेजिमेंट ऑफ दानापुर 25 जुलाई 1857 को उन्होंने म्यूटिनी कर दी, मतलब विद्रोह कर दिया। ठीक है ना, और इसको कहा जाता है, जैसे मान लो इसको उदय कहा जाता है पटना बिहार में 1857 की क्रांति का, जो कि 1 साल से ज्यादा तक, मतलब 1 साल से ज्यादा चली थी, 1 से 2 साल के बीच तक वहां पर चली थी। अब होता क्या है, 25 तारीख को यह हुआ, 26 तारीख को अगले दिन क्या हुआ, लोगों ने, सोल्जर्स ने क्या किया, शाहाबाद पहुंच गए, सोन नदी को पार करके, और वीर कुंवर सिंह को, जो कि जगदीशपुर के थे, ठीक है, उन्होंने ऑलरेडी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट मूवमेंट लॉन्च कर ही रखे थे, उनको उन्होंने ज्वाइन कर लिया। ठीक है ना, कुंवर सिंह के कुछ फॉलोअर्स थे, जिसमें उनके भाई अमर सिंह भी आते थे। ठीक है, कुंवर सिंह के कुछ फॉलोअर्स थे जिनमें उनके भाई अमर सिंह भी आते थे, और रीत नारायण सिंह, अमर सिंह उनके भाई थे, उनके भतीजे निशान सिंह, जय कृष्ण सिंह, और 4 जमींदार आते थे। तो इन चारों नाम को, कम से कम इन चारों नाम को याद रखो, अमर सिंह, रीत नारायण सिंह। अमर सिंह, रीत नारायण सिंह क्या है, उनके भाई हैं। पूछा जाएगा रीत नारायण सिंह कौन थे, या ये भी पूछा जा सकता है कि रीत नारायण सिंह कहां से रिलेटेड थे, यूपी से, बिहार से, ठीक है, एमपी से, छत्तीसगढ़ से। तो बिहार से, और किस रिवोल्ट से वो रिलेटेड थे, कह देगा कांग्रेस के सेशन से रिलेटेड थे रीत नारायण सिंह, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड थे रीत नारायण सिंह। ऐसा नहीं, रीत नारायण सिंह किससे रिलेटेड थे, 1857 के रिवोल्ट से, जो कि बिहार, मतलब ही वॉज कन्फाइंड टिल बिहार ओनली। ठीक है, अब आप जब वीर कुंवर सिंह के बारे में देखोगे, कुंवर सिंह के बारे में देखोगे, तो ही लेड हिज मूवमेंट आउटसाइड द बिहार, बट बाकी जो उनके जो भाई लोग थे, ठीक है, उस लेवल पर उनके साथ थे, बट जिस बहादुरी से उन्होंने मुकाबला किया था, बाकियों ने उतना पार्टिसिपेट बिहार के बाहर जाकर के नहीं किया। ऐसा नहीं था नहीं किया, बट उस लेवल पर नहीं किया। बेसिकली दे वर लिमिटेड टू जगदीशपुर ओनली। तो यहां पर इसको ध्यान में रखना। और 4 जमींदार थे शाहाबाद के, एक का नाम था नरहन सिंह,
ठीक है, याद रखना, नरहन सिंह, जूहन सिंह, ठाकुर दयाल सिंह और विशेश्वर सिंह। नरहन सिंह, जूहन सिंह, ठाकुर दयाल सिंह और विशेश्वर सिंह। ठीक है, अब देखो यहां पर आपको लग रहा है कि भाई ये जो है, ये जो पर्टिकुलर चीज है, ये तो कितनी अच्छी चीज है कि वीर कुंवर सिंह लड़ाई कर रहे हैं, अंग्रेज अत्याचार कर रहे हैं, अंग्रेजों को भगाने के लिए वीर कुंवर सिंह लड़ रहे हैं। अब तो ये कितनी अच्छी बात है, कितनी सही बात है कि सब मिल करके लड़ रहे हैं। बट ऐसा नहीं था, देयर वर मेनी लैंडलॉर्ड्स जो कि अपनी लॉयल्टी शो कर रहे थे अंग्रेजों के हिसाब से। ठीक है ना, और जब ये लड़ाई वाइड स्प्रेड फैल गई, आपको ये चीज मतलब पता होना चाहिए कि अगर आपसे, अभी तो खैर हमने लेक्चर शुरू किया है, आगे का जो टॉपिक होगा वो कुंवर सिंह ने क्या योगदान दिया है, क्या उन्होंने, एक्चुअली कुंवर सिंह का योगदान इज इक्वल टू बिहार का योगदान। आजमगढ़ को उन्होंने पूरे तरीके से आजाद करवा दिया था। ठीक है, पूरे तरीके से बिहार के कुंवर सिंह ने आजमगढ़ को आजाद करवा दिया था और उसके राजा ने खुश होकर के उनको 12,000 रुपए उस समय दिए थे। ठीक है, उसके बाद यही नहीं, यही वीर कुंवर सिंह तात्या टोपे से जाकर के मिलते हैं, तात्या टोपे के बाद आजमगढ़ में जाकर के मिलते हैं। ठीक है, और कई जगह पर ऐसा होता है जब, और फिर बाद में ये लौट करके जगदीशपुर ही आते हैं। और जगदीशपुर में क्या होता है, जो ये जगदीशपुर में भी हराते हैं अंग्रेजों को, लेकिन हराने के 2 से 3 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। कई जगह पे 4 लिखा हुआ है, कई जगह पे 3 लिखा हुआ है, वो मैटर नहीं करता, नहीं पूछेगा वैसा क्वेश्चन। लेकिन आप डेट्स याद रखना, नाम याद रखना। तो कल के लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, वीर कुंवर सिंह एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार, एके कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार टू द म्यूटिनी ऑफ 1857। अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद।